कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसका अध्याय 4 आज हम करेंगे। इस चैप्टर को रीड करेंगे और सीखेंगे किसके बारे में? गुप्त शासन के बारे में। इसका नाम है युगों का दौर और किसके बारे में बताया गया है? गुप्त शासन की राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के बारे में। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। अवसान यानी कि वो खत्म हो गया, ठीक है। तो नया शासन चल पड़ा। कौन सा नाम था उसका? शुंग शासन चालू हो गया, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण के बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। कौन सी कला का जन्म हुआ? बौद्ध कला का। और कहाँ पे, किनकी संस्कृति मैच हुई थी? भारतीय और यूनानी संस्कृति। आप देख सकते हो मेनार्ड का सिक्का, ऊपर पहले ये वाला सिक्का था, फिर भारतीय संस्कृति आने से ये चेंज हो गया। इसकी मुद्रा जो छापते हैं वो चेंज हो गई। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसवी पूर्व शताब्दी है। कौन सी ईसवी पूर्व? ईसवी पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। मध्य एशिया में शक सिहिदन लोग अक्सू नदी की घाटी में बस गए थे। युइंची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। जो आए थे मध्य एशिया से उनको क्या बोलते थे? शक। और ये चेंज हो गया इनका धर्म, क्योंकि ये यहीं रह गए, तो ये किस में बदल गए? बौद्ध और हिंदुओं में। युइंचियो में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। किन्होंने किया उत्तर भारत तक अपना विस्तार? युनचीनों ने, ठीक है। और उनका दल किस नाम से पुकारा गया? कुषाणों के नाम से। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ से दक्कन की ओर चली। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उसमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिसमें उनके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला है, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके
निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियों, यूचिनों, ईरानियों, बख्तरी यूनानियों, तुर्कियों और चीनियों से होती थी। वे विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इसके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली का जन्म लिया। मूर्तिकला क्या है? जिसमें मूर्तियाँ बनाते हैं। चित्रकला जो हम पेंटिंग करते हैं ना किसी पेपर पे या दीवार पे या कपड़े पे, वो है चित्रकला। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीन राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसे आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। भारत को कौन से तोहफे मिले थे चीन से? आड़ू और नाशपाती के पेड़। गोभी राजस्थान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। कौन से काल में बटा था? कुषाण में। आप ध्यान रखिए इन चीज़ों को, क्योंकि यही आपके जो प्रतियोगिता होती हैं, आपके एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभ्यताओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधियों ने भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। 2 पार्ट थे ना, महायान और दूसरा क्या था बताना? हीनयान। तो भारत में कौन जीत गए? महायान। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा। बर्मा कौन सा है? वर्तमान में जिसको क्या बोलते हैं? म्यांमार। लंका तो श्रीलंका है। हीनयान को मानते हैं। कौन से को मानते हैं पार्ट को? हीनयान को। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया। किसने भगाया नए हमलावरों को? चंद्रगुप्त ने। और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। देखिए, ध्यान रखिए, गुप्त साम्राज्य कब से आरंभ हुआ? 320 ईस्वी में। इस साम्राज्य ने एक के बाद एक कई महान शासक हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर कोई हम पे बार बार हमला करेगा तो हमें मजबूर होना पड़ेगा ना। हमें किसको? अपने धर्म को भी बचाना था, अपनी संस्कृति को भी बचाना था। लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़े और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। ज़्यादा जब हम सिक्योरिटी करते हैं तो कट्टरता तो उत्पन्न होती है ना, कठोर नियम है कट्टरता। आरंभ में जब आर्य यहाँ
उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था। तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली-जुली भारतीय आर्य संस्कृति को मजबूत बुनियाद पर निर्मित कर एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। अब आपको समझ आ गया कि भारत में जब आर्य आए तब भी समस्या आई थी। देखो, अगर मान लो आपके घर, अब आप जो भी है कोई विदेश से आएगा तो उनका कल्चर अलग है ना, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन हम तालमेल क्या करते हैं, बिठाए लेते हैं। तो ऐसे ही हमने आर्यों के साथ किया और हमारी जो संस्कृति थी उसका नाम क्या बन गया, भारतीय आर्य संस्कृति। चलिए, दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जब्त होने लगे, लेकिन समय समय पर जब्त रस्मों रिवाजों वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उनके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रीयवाद था। इसमें राष्ट्रीयवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू जो आते थे। इसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। वह इस राष्ट्र का प्रतीक बन गया, है ना। हमें ज़्यादा तो हिंदू तो राष्ट्र के नाम से जाना जाता था ना प्राचीन समय में। वैसे यहाँ पे सभी धर्म थे, पहले सिर्फ यही धर्म यहाँ पर था। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था। आगे ना लाइन हमारे पास, राष्ट्रीय धर्म क्या था, हिंदुत्व, जिसमें वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुई जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया। बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ से हुआ था, भारतीय विचारों से ही हुआ था ना, हिंदुत्व से ही। और जो बौद्ध धर्म के जिन्होंने बनाया था महात्मा बुद्ध, उनका जन्म भी भारत में हुआ था। उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ, यानी कि जो उन्होंने समाधि ली, यानी कि अपने प्राण त्यागे, निर्वाण वही होता है, वो भी भारत में ही था। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। क्यों था ऐसा? क्योंकि उसको मानने वाले पूरे विश्व में फैल गए थे। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उनका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। अब भारतीय जो धर्म था उसका तो इतना प्रचार नहीं हुआ ना, वो तो बस भारतीय ही बन के रह गया। और उसमें भी जैसे अफगानी आए और आए, ईसाई आए, उन्होंने इस धर्म को क्या किया, हस्तक्षेप किया, जिसके कारण जो बार बार जो धर्म के प्रचारक थे वो क्या करते थे, पुनर्जागरण, यानी कि जो रहते थे उनको अपने धर्म के प्रति अवगत कराने का प्रयास करते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतर धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति जो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उसमें जो राष्ट्रीयवाद चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। गुप्त साम्राज्य का समय बहुत प्रबुद्धि, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ विकसित हो गई। साम्राज्यवादी क्या होती है, जो एक साम्राज्य अलग से, ऐसे कहते हैं ना, ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारा समुदाय है, इस टाइप में। इसके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब आप आगे एग्जाम में जाओगे तो वहाँ भी पूछा जाता है,
कौन है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त। इतिहास और कला की दृष्टि से यह बहुत सुंदर समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हुण कहलाते थे। क्या कहते थे? जो मध्य एशिया से हम पर हमला करते थे, क्या बोला जाता था उनको? गोरे हुण। ठीक है। इन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। ये तो आते थे, यहाँ से हमारी चीज़ें लूट कर चले जाते थे। अतः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। कौन था उनका सरदार? मिहिरगुल। ये आपको याद रखना है, इनको अंडरलाइन कर सकते हो आप अपनी बुक में। लेकिन गुप्तों के वंशज, गुप्त के कौन थे वंशज? यानी जो जैसे हमारे पूर्वज होते हैं तो उनके हम वंशज होते हैं ना, वो जो उनके वंश में पैदा हुए। बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। महिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। देखो, हमने तो उसको छोड़ दिया और उसने उल्टा ही हम पर फिर से क्या कर दिया? हमला। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों को शताब्दी बोलते हैं ना, तो आधी शताब्दी क्या हुए? 50 वर्ष। उनमें से बहुत से लोग देश के छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानियां पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब्त होते जाते थे। जब्त यानी कि जो हम कहते हैं ना, हमें ही मिल गए, वही बात है ये। इसमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत विशाल राज्य की स्थापना की। अब उत्तर से मध्य भारत तक किसका राज्य हो गया? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का। वे कट्टर बौद्ध थे। कौन से धर्म अपना रखा था उन्होंने? बौद्ध धर्म। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदुत्व से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन तंगसांग, जिसे क्या कहते हैं, या हुआन चवान, भारत आया था। कब आया था वो भारत? 629 ईस्वी में। और चीनी यात्री था, क्या नाम था उसका? हुआन चवान, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हुआन तंगसान। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। जो राजा हर्षवर्धन थे वो कौन थे? बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, महायान संप्रदाय के। इसके साथ ही वो कवि थे और नाटककार थे। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकार और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सर उठा रहा था। कौन सा धर्म? इस्लाम, जिसे हम मुस्लिम धर्म भी कहते हैं। ये उसके बारे में अब बता रहे हैं। यानी कि उस धर्म का अब क्या हो गया था? फैलाव होने लगा था। दक्षिण भारत की बात। अब उत्तर भारत के बारे में बात कर रहे थे ना। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्र व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इसके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थी और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए।
उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धारणाओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाए थे। चलिए, ये तो दक्षिण की बात हुई। अब आगे देखते हैं शांतिपूर्वक विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्वक और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में अंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। इसमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्वक और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। देखो, ऐसा नहीं है, ये धारणा बता रहे हैं ना, ध्यान से पढ़ो कि अंग्रेजों ने आके भारत में शांति स्थापित की, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पहले भी बहुत ही शांति थी। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवंती की पराकाष्ठा पर था। अवंती समझते? उन्नति तो बढ़ना, अवंती क्या है? नीचे आना। आगे है, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। क्यों टूट चुकी थी? क्योंकि अलग अलग राज्य, अलग अलग सबने बांट लिया था। छोटे छोटे राज्य थे, साम्राज्य जो थे, राजा जो थे, उनमें फूट पड़ चुकी थी। तभी तो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर पाए। वास्तव में यही कारण था कि वह राज्य यहाँ कायम हो सका, अन्यथा भारत में अंग्रेज बिल्कुल भी शासन नहीं कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं, प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। कौन सी भावना थी? स्थिरता, यानी कि जिसको फिक्स बोलते हैं। सुरक्षा, आपको सुरक्षा अनुभव होती है ना। अब आपको पता है कि हमारे देश में पुलिस है, फोर्स है, आपको किसी प्रकार का डर नहीं है ना, यही सुरक्षा की भावना है। अगर छोटे में तो आप जब घर होते तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हो ना, वही। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आई और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें से बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक है और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बन रहे। इसे लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत के बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद
एकता की मोहर लगी। आप जानते हैं ना, हमारा जो देश है वो विविधता से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहते, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम थी। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा करते थे। राजा सत्ता चाहे दिखाने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाज और वैधानिक बंधनों से कुछ इस प्रकार नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारियों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसके भारत में जब्त कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे कुछ लिया, बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा, वहाँ वह अतः ही नष्ट हो गया, और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। आगे है भारत की प्राचीन रंगमंच, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? प्रगति बनाम सुरक्षा। हमने जाना कि प्रगति और सुरक्षा किस प्रकार की थी, शांति, विकास और युद्ध के तरीके कैसे थे। साथ ही दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के बारे में जाना, तथा जाना कि यहाँ कौन किस समय आया, किसका शासन था और कैसे धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, महायान और, बताइए ज़रा, याद है आपको? हीनयान। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।